वोट देंगे जी, कोई ऐसा बंदा है जो अच्छे काम करे। हमारे इधर वोट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इलेक्शन का माहौल कैसा है? इस दफा कोई ठंडा ठंडा इलेक्शन है। खान के वहाँ पे एतमाद है कि 2013 वाला रिजल्ट इंशाल्लाह रिपीट होगा। वोट किसी को नहीं देना, परेशान है, कंफ्यूज हैं। वोट हमने अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देनी है। एक बारी फिर ये जो लाल हवेली वाले हैं, ये हर दफ़ा एक झूठे प्रोपेगेंडे के साथ लोगों के सामने आते हैं। इस दफ़ा सिलेक्टर्स उनके साथ नहीं हैं। हमें सख्त फैसले लेने पड़े और उसकी वजह से ये महंगाई का एक कुरान हमारे पास भी आया। वोट कैसे दें, कौन इस काबिल है? इस वजह से वोट देंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करे और आगे बढ़े। अब उम्मीद की एक ही किरण है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। हमारा जो नारा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आम आदमी कारवां। आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। इंतखाबात के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबात 2024 जान पकड़ रहे हैं। आपको हर तरफ इंतखाबी मुहिम के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। तमाम रीजन्स की तरह पठवार रीजन के अंदर भी गहमा गहमी बढ़ रही है। पठवार रीजन से मुराद हम 4 अजला लेते हैं, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान पाकिस्तान भर की तरह इस रीजन में भी आपको परेशान नज़र आते हैं। इंतखाबी सिंबल के जाने के बाद वो समझते हैं कि उनके 2018 के बड़े बड़े इंतखाबी गढ़ अब गढ़ों में तब्दील हो गए हैं। ये रीजन उनके लिए एक बहुत बड़ा गढ़ था 2018 में, जहाँ पर उनके मुखालिफ नून लीग ने कोई नशिस्त हासिल नहीं की थी, जबकि 2013 में नून लीग ने यहाँ से 10 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 और अवामी लीग को 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल हुई थी। 2018 में हालात अक्सर तब्दील हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने तकरीबन 13.25 लाख के करीब वोट 2013 में लिए थे, 2018 में उनका वोट बैंक श्रिंक कर गया और वो तकरीबन 9 लाख तक महदूद हो गए। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11,97,000 के लगभग वोट लिए और इस तरह उन्होंने अपनी हुकूमत साजी में ख़ुद को मदद फराहम की। इस मरतबा हालात अक्सर आपको मुख्तलिफ नज़र आते हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान हैं वो ये भांपते हुए कि हालात मुवाफ़िक हैं, काफ़ी पुरुम्मीद हैं। यहाँ से नए चेहरे भी मुतारफ़ करवाए गए हैं। उसामा सरवर जो NA51 से नून लीग के कैंडिडेट हैं, इशफाक सरवर मरहूम जो एक पुराने स्टालवॉर्ट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके बेटे हैं, ये नया कैंडिडेट है। इसके अलावा अमूमी तौर पर नून लीग ने अपने कैंडिडेट्स बरकरार रखे हैं। इन लोगों का ख्याल है कि इनके लिए हालात आगे अच्छे हैं और वो बेहतर इलेक्शन खेल कर जीत भी पाएंगे। दानियाल चौधरी NA57 से, मलक इब्रार NA55 से, कमरुल इस्लाम NA53 से। देखिए, पिछली दफ़ा मैंने 1 लाख वोट ली। इस शहर की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा वोट थी, लेकिन ये सब लोग गवाह हैं रावलपिंडी के कि किस तरह इलेक्शन को रिग किया गया, किस तरह मैच फिक्स किया गया और उनके साथ ना आवाम कल थी ना आज है। ये जो लाल हवेली वाले हैं, ये हर दफ़ा एक झूठे प्रोपेगेंडे के साथ लोगों के सामने आते हैं और हर दफ़ा एक्सपोज होते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा सिलेक्टर्स उनके साथ नहीं हैं, आवाम हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ शाना बशाना है और इंशाल्लाह इस दफ़ा 1,10,000 वोट दे के हमें कामयाब करेगी इंशाल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज की वो स्पीच लोगों के दिलों में घर कर गई है कि मैं किसी से ना तो इंतकाम लूँगा, ना जिद करूँगा, ना किसी के साथ कोई इंतकामी सियासत करूँगा, ना इससे पहले मैंने की है। मैं सबको माफ़ करता हूँ। इस मुल्क की बेहतरी के लिए आओ मेरे साथ चलो। तो इस आवाज़ पर आज जिस गली मोहल्ले में हम जाते हैं, जिस बाज़ार में हम जाते हैं, माएँ बहनें बेटियाँ लोग बाज़ारों में मिलते हैं, ताजर मिलते हैं, सड़कों पर रिक्शे चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, टोटा एक चलाने वाले, बेशुमार लोग मोटरसाइकिल पे हमें मिलते हैं। वो कहते हैं कि अब उम्मीद की एक ही किरण है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और 2024 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को हमने कामयाब बनाना है। हमारा जो नारा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आम आदमी कारवां, वो इस वक्त हर शख्स के दिल में पूरी तरह जो है वो मौजज़न है और इंशाअल्लाह हमारी जो कैंपेन, अब तो टिकट भी अनाउंस हो गए ना, तो उससे पहले जब गैर यकीनी थी तो मैं उन बड़े बड़े प्रोग्रामों, इज्तिमात और जलसों की बात कर रहा हूँ और वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, अखबारात में रिपोर्ट हुए।
तो इंशाल्लाह अब जब कैंपेन प्रॉपर शुरू हो रही है तो ये इसमें कई गुना इंशाल्लाह इजाफा होगा। हमारे लोगों में बहुत शऊर आ चुका है। लोगों को पता है जी ये सिर्फ एक 16 महीने के टेन्योर की वजह से नहीं हुआ, ये एक पीछे 3-3.5 साल का एक बैकलैश आ रहा था गलत पॉलिसीज़ का, जिस वजह से हमें सख्त फैसले लेने पड़े और उसकी वजह से ये महंगाई का एक कुराम हमारे पास भी आया। और इंशाल्लाह हमें तब लोग जज करेंगे जब हम अपना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह 2024 के बाद अपना टेन्योर 29 तक पूरा करेंगे, उसमें लोग हमें जज कर सकते हैं कि हमने क्या किया और उनने क्या किया। शेख रशीद साहब जो ख़ुद NH56 और अपने भतीजे और मुंह बोले बेटे शेख राशिद को NH57 से लड़वा रहे हैं, अब परेशान हैं। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए सीटें खुली छोड़ देगी और अपने उम्मीदवार फील्ड नहीं करेगी। बल्ला जाने से पहले बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर खड़े किए, जिसके ऊपर शेख रशीद साहब को बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें उठाई, मौजूदा 6-7 महीने में इससे बड़ी तकलीफ़ों का मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने ऐसे इलाकों में 40-40 दिन का चिल्ला काटा, जेल काटी और ऐसी गारों में मैं रहा ताकि एक शख्स के खिलाफ मैं बयान जारी करूं, उसकी फैमिली के खिलाफ, उसकी बेगम के खिलाफ बयान जारी करूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। और जिन लोगों ने दिया, मैं उनका केस अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। शेख रशीद की तिलमिलाहट समझ आती है, लेकिन अब ख्याल किया जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स बल्ले पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो शायद कुछ वोट शेख रशीद साहब की झोली में जा पड़े। बहरहाल हालात उनके अच्छे नहीं हैं और शेख राशिद NH57 से जो उनके कैंडिडेट हैं अब ज़ोर शोर से अपनी कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस जगह से उन जैसे लोगों को ही मुंतखब करना चाहिए। मैंने अपने हल्के में 5 साल जो एक यूनियन का काउंसलर होता है, जब बन जाए जनरल काउंसलर, वो अपना फोन नहीं उठाता। मैंने एक मुलाजम की हैसियत से अपने हल्के में ड्यूटी की है, लोगों की गमियों खुशियों में शरीक हुआ हूँ, अरबों रुपए के डेवलपमेंट करवाए हैं। और उस इलाके में जहां पर MNA मैसर ही नहीं था, जहां पर MPA मैसर ही नहीं था। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ रावलपिंडी के लोगों, अगर हम मरेंगे तो हमारे जनाजे लाल हवेली से उठेंगे और हमें रावलपिंडी के अंदर दफनाया जाएगा। और जो लोग आज यहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप उनका भी हिस्ट्री उठा के देख लें। मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, मेरी एक ही मुखालफत है कि इन चोरों, डाकुओं, लटेरों, APDM की तमाम जो उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून, इनको हमने इबरतनाक शिकस्त देनी है और 8 फरवरी को कलम दुआत को इस शहर से कामयाब कराना है। देखना ये होगा कि हनीफ अब्बासी इस हलके में शेख रशीद से कैसे निपटते हैं। हनीफ अब्बासी एक ज़ीरक सियासतदान हैं। इस हलके से उनको पहले बदर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, इंतखाबी अमल से निकाल कर जेल में डाला गया था, मौत की सज़ा दी गई थी। अब वो सुरखरू होकर वापस आए हैं, तो उनके लिए ये इंतखाब बड़ा अहम है। शेख रशीद उनके बयान के मुताबिक कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब हालात लगता यूँ है कि नून लीग के कैंडिडेट्स के हक में ही जा रहे हैं। इसी रीजन के अंदर एक बड़ा मुकाबला NA52 में है, जहां पर रिवायती हरीफ राजा जावेद इखलास और राजा परवेज़ अशरफ आमने सामने हैं। राजा जावेद इखलास से हमने इंटरव्यू किया, उनसे जाना कि अब जो कैंपेन शुरू हो रही है उसके अंदर उनका फोकस किस पे होगा। मैं देख रहा था अभी आपने ऑफिस के ऊपर आपने ये लगा रहे हैं सर, तो आप कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दी? बाकायदा, क्योंकि कल ही टिकट्स वगैरह हमारे भी और बाकी जमातों के फाइनलाइज हुए हैं। ठीक है, तो अभी से इंशाल्लाह ताला कैंपेन शुरू होगी। तो आपका मुकाबला तो फिर किससे है आपके ख्याल में? आपका मुकाबला लेकिन जी ये 1990 से मैं और राजा परवेज़ साहब आमने सामने हैं। ठीक है, तो कभी वो जीत जाते हैं, कभी मैं जीत जाता हूँ। 4-5 इलेक्शन मैं उनसे जीता हूँ और पिछला इलेक्शन 2018 का वो आपको पता ही है, तो उस इलेक्शन में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है और गुजर खान के अवाम पे एतमाद है कि 2013 वाला रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला रिपीट होगा ये 2024 के इलेक्शन में। 2013 में यहाँ पे PTI आप समझे कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था,
लेकिन 2018 में पीटीआई ने वोट लिए हैं यहाँ से, तो अब वो वोट जो है वो आपके ख्याल में पीटीआई के बंदे को पड़ेगा, कंसिडरिंग कि उनकी पार्टी तितर बितर हुई है कि नहीं? देखिए, इस वक्त उनकी लीडरशिप भी आगे पीछे है। उस तरह के कैंडिडेट जो पिछली दफ़ा कैंडिडेट थे, उनके चौधरी अजीम साहब, वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए। इसी तरह जो साजिद साहब हैं या दूसरे हैं, तो उनकी पार्टी में इस वक्त कोई परमानेंट या उस तरीके का कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में शायद जो मुकाबला है वो हमारा और पीपल्स पार्टी का ही होना चाहिए इन हालात में। पीटीआई का वोट किधर जाएगा? पीटीआई की क्या सूरत हाल है, आपकी असेसमेंट क्या है? नहीं, वोट तो उनका है, ये तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछली दफा तो उनके जो कैंडिडेट, ये नया वोट है, ये पुराना वोट, ये कौन से वाला वोट है? ये वही पुराना वोट है जो खास तौर पर यूथ वगैरह। पिछली दफा उन्होंने 96,000 वोट लिया था पीटीआई ने, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो ना ज़्यादा तादाद हमारे साथ आ रही है, कुछ उनके साथ खड़े हैं और कुछ पोर्शन पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा माइनर सा उधर गया है, तो वो अभी मेरे ख्याल में बहुत तीसरे नंबर पे जाएंगे। वोट्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था पिछले मतलब मैंने देखा 40,000 का डिफरेंस था। इसलिए हम तीसरे नंबर पर थे पिछली दफा, लेकिन उसकी वजूहत हैं। वो क्या था? वो वजूहत ये थी कि पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझ पर बड़ा जोर लगाया गया कि आप पीटीआई का टिकट लें। ये 6 महीने पहले जब असम्बलियाँ चल रही थी, तो उस वक्त से मेरे साथ ये कुछ लोग राब्ते में थे, तो मैंने कहा जी मैं तो ये सुनामी आ रहा है, तो सुनामी तो लफ्ज़ ही ऐसा, ये तबाही और बर्बादी होगी, लिहाजा मैं नजरियाती तौर पर, तो फिर उस वक्त उन्होंने 6 महीने पहले ही मुझे बता दिए थे कि अगर आप नहीं आते तो फिर ये सीट राजा परेश्वर साहब को जाएगी। तो मैंने उस वक्त उन्हें चैलेंज किया था, मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है। अच्छा, राजा साहब का एडवांटेज ये है कि वो स्पीकर भी हैं, ज़ाहिर है उनके पास तरक्याती फंड्स भी अवेलेबल हैं, उन्होंने मामलात अपनी तरफ से सीधे किए हैं, तो ये आपके ख्याल में एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद भी वो 50-60 हज़ार से मुझसे आ रहे हैं। अलमिया ये है कि उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बेशुमार तरक्याती कामों के लिए फंड्स लिए, लेकिन वो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक तो फिर कह रहा हूँ पूरी दयानतदारी के साथ कि वो सारे फंड्स जो है ना, ये कमीशन माफिया, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके भाई, उनके दामाद, ये मतलब लूट कर खाकर वो पैसा लेटर एंड स्पिरिट पूरा लग जाता तो शायद मुझे कभी मौका ना मिलता। यूनिवर्सिटी कहते हैं मैं लेके आया। यूनिवर्सिटी तो हमारा प्रोजेक्ट है, ये शहबाज शरीफ का चाइल्ड है, उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया, फंड्स में अभी उन्होंने भी ज़रूर उन्होंने कहा, लेकिन वो ओनरशिप हमारी है। लिहाजा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त तो उन्होंने ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई। हमारा उसके मुकाबले में तालीमी हवाले से एक रिकॉर्ड है, 200 से ज़्यादा तालीमी इदारे, जिसमें 6 डिग्री कॉलेज, 6 हायर सेकेंडरी स्कूल, 60 जो है वो अपना सेकेंडरी स्कूल बच्चों और बच्चियों के, 40-50 जो है वो एलिमेंट्री स्कूल। इस तरीके से हमारा तक लंबा सिलसिला है और पूरी टीम का। इसी तरीके रोड सेक्टर में भी, और उसमें एक पहलू मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह एक बड़े हाई प्रोफाइल आपका सारा ये आप इंफॉर्मेशन रखते हैं। मैं ज़िला नाज़िम भी रहा हूँ, तो कोई महकमा, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई महकमे का अफसर, कोई AC, DC, कोई इंजीनियर, कोई एक्सचेंज, कोई चीफ इंजीनियर 1 रुपए की भी बदयांती का इल्ज़ाम लगाए तो फिर हमें कोई हक नहीं पहुंचता। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आपने तकरीरें करनी है ना, तो आपको तुन के रखना है फिर अपने ओपोनेंट को। ओपोनेंट आपका पीपल्स पार्टी, तुन के भी नहीं रखना, बल्कि हक़ाइक़ बयान करने हैं, हमने मेरिट पे बात करनी है और हमने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गुजर खान की आवाम के पास जाना है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिल्कुल आप चैलेंज आवाम के लिए तो ये है, जब आवाम बेचारे पिस गए हैं महंगाई में, दवाई नहीं खरीद सकते, बच्चों के लिए स्कूलों के लिए फीसें नहीं है, इलाज बहुत महंगा हो गया है, ये चीज़ें हैं कंसंट्रेट करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी लीडरशिप इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अपने बजट का जो मेजर जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ और एजुकेशन पर सर्व करेगी। इससे लोगों के लिविंग स्टाइल में बेहतरी आएगी।